तो चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के उन पहले महान राज्यों की जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। ये कहानी है एक साम्राज्य के जन्म की। अक्सर हम मौर्य जैसे विशाल साम्राज्यों की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनकी नींव कैसे पड़ी। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे दौर में जब भारतीय समाज एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। तो कहानी शुरू होती है जनपद से महाजनपद तक के सफर से। ये उस समाज के विकास की कहानी है जब लोग, आप समझिए, कबीलों में रहने के बजाय एक जगह बसना शुरू कर रहे थे, और बस यहीं से एक नए पॉलिटिकल मैप की नींव पड़ गई। तो ये जो शुरुआती बस्तियां थीं, इन्हें कहा गया जनपद। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। जन मतलब लोग और पद मतलब पैर या जमीन। सीधा सा मतलब हुआ वो जगह जहां लोगों ने अपने पैर जमाए, जहां एक समुदाय बस गया। अब हुआ ये कि समय के साथ कुछ जनपद बाकियों से ज्यादा ताकतवर हो गए। उनके पास पैसा आया, बड़ी सेनाएं बनी और उनका दबदबा बढ़ने लगा। और बस यही मजबूत जनपद आगे चलकर कहलाए महाजनपद। महा मतलब महान, तो बन गए महान राज्य। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था? इस दौर में हमें 16 शक्तिशाली राज्यों का जिक्र मिलता है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है अंगुत्तर निकाय जैसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से, जो बताते हैं कि उस समय पूरे उपमहाद्वीप पर इन ताकतवर राज्यों का बोलबाला था। जी हाँ, 16, कुल 16 महाजनपद थे। और ऐसा नहीं था कि ये सब एक जैसे थे। नहीं, हर एक की अपनी राजधानी थी, अपनी अलग संस्कृति थी और सबसे जरूरी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। ये सब मिलकर उस दौर के भारत की शक्ल बना रहे थे। चलिए जरा उस दौर के भारत का एक छोटा सा दौरा करते हैं। अगर हम पूरब की तरफ नजर डालें तो वहां अंग था, जो नदियों के व्यापार से मालामाल हो रहा था। काशी को देखिए, अपने कपड़ों और व्यापार के लिए दुनिया भर में मशहूर था। और हां, इन सब के बीच मगध धीरे धीरे सबसे बड़ी ताकत के रूप में अपनी जगह बना रहा था। अच्छा, अब पूरब से जरा मध्य और पश्चिम भारत की ओर चलते हैं। यहां अवंती जैसा ताकतवर राज्य था, जिसने व्यापार के सारे जरूरी रास्तों पर अपना कंट्रोल कर रखा था। गंगा यमुना दोआब के बीच में वत्स का अपना महत्व था। और कुरु, अरे कुरु का नाम तो महाभारत की वजह से आज भी सबकी जुबान पर है। पर बात सिर्फ ताकत और व्यापार की नहीं थी। ये राज्य संस्कृति और ज्ञान के भी बड़े सेंटर थे। जैसे पांचाल को ले लीजिए, ये वैदिक शिक्षा और ऋषियों का गढ़ था। शूरसेन यानी आज का मथुरा क्षेत्र भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ था। और एक महाजनपद तो बिल्कुल ही अलग था, अस्मक। पता है क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। कुछ राज्य ऐसे भी थे जो इन सबसे अलग थे, जैसे कि वज्जी, जो एक गढ़ राज्य था। मतलब वहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि एक पूरी सभा मिलकर फैसले लेती थी। और दूसरी तरफ सरहद पर गांधार था, जिसकी राजधानी तक्षशिला, वो तो उस जमाने का वर्ल्ड फेमस एजुकेशन हब बन चुका था। बिल्कुल, तक्षशिला कोई मामूली जगह नहीं थी। वो सच में विश्व का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। आप अंदाजा लगाइए, दूर दूर के देशों से लोग वहां ज्ञान हासिल करने आते थे। ये एक तरह से उस दौर की सबसे बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। तो अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इन सभी राज्यों में शासन का तरीका एक जैसा था? जवाब है नहीं। उस दौर में हमें शासन के दो बिल्कुल अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, राजतंत्र और गणराज्य। देखिए, सिस्टम में फर्क था। एक तरफ थे राजतंत्र यानी मोनार्की, जहां सारी पावर राजा के पास थी, जैसे मगध, कौशल, अवंती। और दूसरी तरफ थे गणराज्य यानी रिपब्लिक्स। यहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि वज्जी और मल्ल जैसे राज्यों में एक पूरी असेंबली, एक सभा मिलकर शासन चलाती थी। कितना अलग था, है ना? तो इन 16 ताकतवर खिलाड़ियों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। और इस रेस में एक राज्य धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ने लगा, और वो था मगध। इसी ने आगे चलकर भारत के पहले सुपर पावर, पहले साम्राज्य की बुनियाद रखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर मगध ही क्यों? अवंती भी ताकतवर था, कौशल भी बड़ा था, तो फिर मगध में ऐसा क्या खास था कि वही बना चैंपियन? देखिए, मगध की सफलता का एक पूरा रेसिपी था, जिसके 4 मेन इंग्रेडिएंट्स थे। पहला, जमीन। यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि खेती से भरपूर अनाज होता था, जिससे राज्य खुशहाल था। दूसरा, लोहा।
यहाँ लोहे के इतने बड़े भंडार थे कि इनसे उस दौर के सबसे एडवांस्ड हथियार और औजार बनते थे। तीसरा और बहुत जरूरी, गंगा नदी। ये नदी मगध के लिए एक नेशनल हाईवे की तरह थी, जिस पर व्यापार और सेना का आना जाना कंट्रोल होता था। और चौथा और शायद सबसे अहम, काबिल राजा। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासक जो जानते थे कि इन सारी ताकतों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो मगध के इस उदय ने भारत के लिए राजतंत्र का, शाही शासन का रास्ता तय कर दिया, और इस रास्ते पर भारत सदियों तक चला। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर दिमाग में आता है। सोचिए, अगर मगध की जगह वज्जी जैसा कोई गणराज्य सबसे ताकतवर बनता तो भारत का इतिहास आज कैसा होता।